हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने एक लेक्चर किया था, उसका ये सेकंड पार्ट है। जो प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत पढ़ रहे थे हम, जो प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं उसको कल हमने ये सारणी पढ़ाई हुई थी। इसको आज हम दोबारा रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत हैं वो 3 भागों में बांटे गए: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और वैदेशिक स्रोत। पुरातात्विक में अभिलेख, स्मारक, मोहरें, मुद्राएं, मूर्ति और चित्रकला आए। इसके अंतर्गत साहित्यिक स्रोत के धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य आया। धार्मिक में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, ज्ञान, उपनिषद, आरण्य, पुराण, स्मृति, महाकाव्य में रामायण और महाभारत, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, वेदांग और सूत्र साहित्य। इसके अंदर ब्राह्मणेतर साहित्य में आता है बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। इसके लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ, कल्प साहित्य ग्रंथ। विदेशी यात्रियों के विवरण में विदेशी यात्री आते हैं, यूनान से आते हैं, चीन से आते हैं और अरबी लेखक आते हैं। तो यूनानी जो थे टीसीएस, हेरोडोटस, सिकंदर, मेगस्थनी, डायमेकस, डायनोसियस, टॉलमी और प्लिनी, ये सभी यूनानी लेखक थे। और चीनी लेखक फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग आए। फाहियान की फोकी की, हेनसांग की सीयू की और इत्सिंग। अरबी लेखक थे जिसमें था अरबी लेखक में सुलेमान, अल-मसूदी, अल-बरूनी, इब्न बतूता। ये प्रमुख स्रोत थे। इसके अंतर्गत हमने कल अभिलेख पढ़ लिए थे और स्मारक आना था। हमको स्मारक से स्टार्ट करना था, तो चलिए हम आज स्मारक से अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पढ़ते हैं स्मारक या भवन। स्मारक एक ऐसी संरचना है जो विशेषतः किसी व्यक्ति या महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में बनाई जाती है। जो स्मारक है वह चाहे किसी व्यक्ति हो या कोई घटना ऐसी घट गई हो जिसकी स्मृति में बनाया जा रहा हो। तो जो किसी की स्मृति में बनाते हैं या कोई घटना घट जाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्मारक या भवन। स्मारकों को 2 भागों में विभाजित कर दिया, देसी और विदेशी। विदेशी से प्राप्त स्मारक में दक्षिणी पूर्व एशिया से अनेक स्मारक मिलते हैं, जिसमें बोरोबुद्दर स्तूप, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया गया है। बोरोबुद्दर स्तूप को महायान स्तूप भी कहा जाता है। ये महायान जो बौद्ध धर्म की शाखा थी, महायान, उन्होंने इस स्तूप का निर्माण कराया था, इसलिए इसको महायान स्तूप के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि देसी स्मारक हैं, जबकि कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जावा से प्राप्त बोरोबुद्दर स्तूप, महायान संप्रदाय के बौद्ध स्तूप वाली महत्वपूर्ण मूर्तियां, विदेशी स्मारक इसके अंतर्गत आते हैं। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो इत्यादि देसी ऐसे स्मारक हैं जो हमारे जो 5500 पूर्व पुरानी सिंधु सभ्यता का पतन चलता है। जब सिंधु सभ्यता का पता चला, उसी समय हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। 1921 में राखल दास बनर्जी के द्वारा कराई गई। इसी के अंतर्गत अतरंजी खेड़ा की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से जो ज्ञात होता है, तथा भारतीय उपमहाद्वीपों में लोहे के प्रयोग की शुरुआत 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इसके बाद हिंदू कला या सभ्यता के विकास की पुष्टि की जाए तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर जो झांसी में स्थित है, भीतरगांव का मंदिर कानपुर में स्थित है, और अजंता की गुफाएं तथा सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति से प्राप्त इन सभी भवन और स्मारकों से जानकारी प्राप्त होती है कि ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं और कितने ईसा पूर्व प्राप्त हुए हैं। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 5500 पुरानी सिंधु सभ्यता से पता चला जब उनकी खुदाई हुई। इसी प्रकार से जब भारत में अतरंजी खेड़ा की खुदाई हुई और भारतीय उपमहाद्वीप से पता चला कि लोहे का स्मारक जो लोहे से प्राप्त की शुरुआत हुई है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है।
इसी के बाद आता है हिंदू कला एवं सभ्यता का विकास कब होता है। जो हमारे हिंदू कला, तो देवगढ़ अवतार जो मंदिर है झांसी में, वहाँ से प्राप्त हुआ, और भीतरगांव का मंदिर कानपुर से। इन सभी से हिंदू कला और सभ्यता का विकास जानकारी मिलती है। उत्तर भारत में मंदिरों के निर्माण में, जो हमारा उत्तर भारत है उसमें जो मंदिर का निर्माण किया जाता है वह नागर शैली में किया जाता है। अब जब उत्तर भारत के मंदिरों की खोज हुई, निर्माण हुआ, तो वहाँ से पता चला कि यहाँ पर नागर शैली का विकास हुआ है। मध्य भारत में इसी प्रकार से विजयनगर शैली का तथा दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली से माना जाता है। इसी के अंतर्गत जब हमने दक्षिण भारत के तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर को देखा, तो हमने जाना कि यह द्रविड़ शैली में इसका विकास हुआ है। इसी प्रकार से हम खजुराहो आते हैं। खजुराहो में जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वह नागर शैली में निर्माण हुआ उसका। इसी प्रकार मोहरों से क्या प्राप्त होता है। मोहरों से प्राचीन भारत के व्यापारिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जहाँ जहाँ से हमको मोहरें प्राप्त हुई, जब उन मोहरों में उत्कीर्ण चीज़ों को हमने देखा, तब हमें पता चला कि कहाँ से व्यापार शुरू हुआ। जहाँ जहाँ की मुद्राएं मिली, उससे हमने अनुमान लगाया कि यहाँ से हमारे व्यापार अच्छे थे, और उसमें उसी की आर्थिक रूप से जानकारी मिली और धार्मिक रूप से, क्योंकि बहुत से ऐसे शासक थे जिन्होंने सिक्कों पर मूर्तियाँ भी बनाई हुई थीं। इसकी सहायता से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और वैशाली विहार आदि में से प्राप्त मिट्टी की मोहरों पर बनी धार्मिक आकृतियों से उनकी धार्मिक कला की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आते हैं हम सिक्कों के बारे में। सिक्के से हमें कैसी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। एग्जाम में पूछ ले मुद्रा शास्त्र किसे कहा जाता है, तो हम क्या बताएंगे। जो सिक्कों का जो अध्ययन करते हैं हम, उसे ही हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्के से प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है कि यह सिक्का किस सन का था, और इसमें जिनकी भी प्रतिमाएं उत्कीर्ण कराई रहती थी, उससे हमें पता चल जाता था कि यह किस शासक का है, किस शासनकाल का है। 206 ईसा पूर्व से 300 ईसा के तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। आरंभिक भारतीय सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते थे, किंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं एवं देवताओं के नाम तथा तिथियों का अंकन मिलता है। कहता है कि 206 से 300 तक के बीच में इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद जो आरंभिक भारतीय सिक्कों का जो प्रतीक चिन्ह मिले, और उनके बाद में सिक्कों में राजाओं और देवताओं के नाम जब उत्कीर्ण तिथियां अंकन कराई गई, तब हमें जानकारी मिली कि यह किस शासनकाल का सिक्का है। जैसे आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, हाथी, सांड, अर्धचंद्र की आकृतियां बनी होती थी। जो आहत सिक्के हमें प्राप्त हुए खुदाई से, उस पर हमने देखा कि मछली बनी हुई है, हाथी, सांड और अर्धचंद्र की आकृतियां बनी हुई हैं। बाद के सिक्कों पर तिथियां और राजाओं एवं देवताओं के नाम भी अंकित हो गए। तो इससे पता चला हमें कि यह किस शासन का है, किस शासक का है, किस शासक ने चलवाया और किस शासनकाल पे चलवाया। जैसे सर्वाधिक सिक्कों का निर्माण मौर्योत्तर काल से हुआ, तो मौर्योत्तर काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि मौर्योत्तर काल में सोने, चांदी और तांबे, शीशे तथा कांच से बने सिक्के प्राप्त होते थे। मौर्योत्तर काल में उन्होंने सोने के सिक्के भी चलाए, चांदी के भी, तांबे के भी, शीशे के भी और कांसे के भी। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख तथा तिथियां उत्कीर्ण करवाने की शुरुआत यवन शासकों से प्राप्त होती है। तो यवन शासकों ने सर्वप्रथम उत्कीर्ण जो तिथियां और सिक्के प्राप्त कराए, वो यवन शासकों ने कराए। यवन शासकों से जानकारी प्राप्त होती है।
इसी प्रकार सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं, अब सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? हिंदू यूनानियों ने जारी की। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों द्वारा जारी की गईं, जबकि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के मुद्राएं कुषाण शासकों ने जारी की थी। जो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए गए वो कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए, लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों द्वारा और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाण शासकों द्वारा। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के मुद्राएं जारी कराई थीं। तो शीशे के सिक्के सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने, किसने? सातवाहन शासकों ने शीशे के, आप ऐसे याद कर लीजिए, 7 से सातवाहन, 7 से शीशे के सिक्के, है ना। और समुद्रगुप्तकालीन सिक्कों में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, जो संगीत प्रेमी होने का प्रमाण प्राप्त होता है कि समुद्रगुप्त था जो वो संगीत का बहुत प्रेमी था, और मेन चीज़ से किससे? वीणा से, वीणा बजाता था और संगीत गाता था। तो संगीत का प्रेमी शासक समुद्रगुप्त को जाना गया, क्योंकि समुद्रगुप्तकालीन जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनसे प्राप्त हुआ है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त की अश्वमेध शैली की मुद्राओं से अश्वमेध यज्ञों की सूचना भी प्राप्त होती है। जो मुद्राओं में अश्वमेध यज्ञ की अंकित कराया गया होगा उससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की शैली भी प्रारंभ कराई थी। प्राचीनतम सिक्के सोने, चांदी, तांबे, कांसे और शीशे से निर्मित होते थे। इन सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण कराए जाते थे, कोई लेख नहीं। ये सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। इन सिक्कों को पंचमार्गढ़ या आहत सिक्के कहा जाता है ना। सिक्कों का प्रयोग क्रय विक्रय के लिए, दान और वेतन देने के लिए किया जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली मुद्राओं से उसकी पश्चिम भारत विजय की जानकारी भी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त ने पश्चिम में विजय भी प्राप्त की थी। अब इसके बाद आता है हम मूर्तियों से कैसे प्राप्त होता है। मूर्तियों में सबसे पहले हमने देखा कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई पहली मूर्तियों का निर्माण सबसे पहले शुरुआत सिंधु सभ्यता से माना जाता है। इसके बाद जब हमने उन सभी संस्कृत तथा कला संबंधी ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी भी मिली, जनसाधारण की जीवन शैली का भी वर्णन मिला। इसी के बाद आता है गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली से में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ उससे पता चला कि इसमें किस कला शैली का निर्माण हुआ है। इसके अंतर्गत जो हमें चित्रित धूसर मृदभांड मिले, लाल मृदभांड मिले, इससे पता चलता है कि हड़प्पा काल में लाल मृदभांड का प्रयोग किया जाता था, और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर प्रयोग किए जाते थे। तो हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखना है कि हड़प्पा काल में लाल मृदभांड और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड। इसके अंतर्गत चित्रकला से हमें जैसे भीमबेटका की गुफाओं पर देखा होगा आपने कि चित्र उत्कीर्ण कराए गए हैं, प्राचीन काल के ही हैं। तो ये भीमबेटका है कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है ना। उनसे हमें जानकारी मिलती है। अजंता और बाघ की गुफाओं से भी हमें प्राप्त होता है कि किस प्रकार से चित्रकला का निर्माण हुआ और किस शासनकाल में हुआ, है ना। गुप्त काल के सुंदर कलात्मक मरणासन, राजकुमारी और माता तथा शिशु के चित्र को भी शामिल किया गया है। अजंता का बोधिसत्व पद्म पाणी चित्र भी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। देखते हैं हम साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का और विदेशी यात्रियों का विवरण शामिल किया गया। इसके अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य आया और ब्राह्मणेतर साहित्य आया, जिसमें हमने ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवन ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की जानकारी का पता चला। इसके बाद धार्मिक साहित्य आता है। धार्मिक में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य आदि आते हैं।
जैसे ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य और ब्राह्मणेतर में 2 ही आता है, बौद्ध और जैन 2 शामिल किए गए। अब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत भी देखा गया कि हमने देखा कि ब्राह्मण में वेद आए, उपनिषद आए, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य आए, वेदांग आए, सूत्र साहित्य, स्मृति, महाकाव्य, पुराण आदि शामिल किए गए। इसके अंतर्गत हमने जो जितनी भी वेदों के अंतर्गत जानकारियाँ मिली हमें, वेदों के प्राचीन आर्यों, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हुई। वेद मुख्यतः 4 बताए जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों को सम्मिलित रूप में संहिता कहा जाता है। तो जब चारों वेदों का सम्मिलित रूप हुआ तो उसे संहिता कहा गया। और ये वेद 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व संकलित किए गए, जिसमें ऋग्वेद आता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही माना जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ हैं, जिसमें 10,580 ऋचाएँ हैं। तो जो ऋग्वेद है वह सबसे प्राचीन वेद है। ये 10 मंडल है, इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की व्याख्याता को होत्री कहा जाता है। जो ऋग्वेद का ज्ञाता होता है, जो व्याख्या करता है, उसको हम होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है। जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, और गायत्री मंत्र है। इसमें तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को, सावित्री को समर्पित है। और 9वें मंडल में सोम देवता हैं। और 10वें मंडल में चतुर्थ वर्ण, जितने भी 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका उल्लेख किया गया है। सबसे पुरानी ऋचाएँ 2 से 9 के मंडलों में पाई जाती हैं। जो दूसरा से लेकर 9वां मंडल है, यह सबसे पुरानी ऋचाएँ। इसके बाद आते हैं हम ऋग्वेद। महत्वपूर्ण सूचना जानकारी है ये। ऋग्वेद को विश्व मानव विरासत में शामिल किया गया है। ऋग्वेद को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व मानव विरासत में साहित्य में इनको शामिल किया गया है। भंडारकर ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान पुणे के प्रयासों से ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2007 में शामिल किया गया। इसके अंदर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद आता है, यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि वो कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। मंत्रों, इसके शाश्वत पाठ के लिए मंत्रों, बलि का समय, अनुपालन के लिए नियमों और विधि विधानों का संकलन किया गया। कर्मकांडीय वेद भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसको पढ़ने जो पुरोहित थे उसको अथर्ववेद कहा गया। इसके बाद आता है सामवेद हमारा, जिसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ है इसका गान। साम वेद में यज्ञों के अवसर पर पाए जाने वाले मंत्रों का संकलित इसमें किया गया। और सूर्य स्तुति के मंत्र होते हुए 7 स्वरों की उत्पत्ति भी इसी वेद से मानी जाती है। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद को हमने चारों वेदों में सबसे बाद का वेद इसे माना जाता है। धर्म, औषधि और प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि विधियों का इसमें उल्लेख किया जाता है। तो ये अथर्ववेद है, ये चौथा वेद है, सबसे लास्ट का वेद है, जिसके जो पुरोहित थे वो उद्गाता थे। स्मृतियाँ हैं, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सबसे प्राचीन स्मृतियाँ हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग के प्रयासों से मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। द चेटू कॉड के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किसका? मनु स्मृति का। महाकाव्य देख लेते हैं हम। प्राचीन भारतीय वैदिक साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें मुख्यतः आते हैं रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि हैं, जो संस्कृत भाषा में 1ली तथा 2री शताब्दी के दौरान इन्होंने इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से लिखा। इसमें मुख्यतः 6000 श्लोक हैं, जो कालांतर में 12000 और पुनः 24000 हो गए हैं।
तो जो हमारा रामायण है इसको वाल्मीकि जी द्वारा ने रचा है, लिखा है। इसको चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। अगला हमारा आता है महाभारत। महाभारत को 8,800 श्लोक थे। मूलतः उसमें पहले उसमें 8,800 थे। इसी प्रकार से हमने रामायण ही बताया कि पहले उसमें 6,000 श्लोक थे, फिर उसमें 12,000 हुए और वर्तमान में उसमें 24,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार से महाभारत में मूलतः पहले 8,800 थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। श्लोक की संख्या 24,000 होने पर यह भारत कहलाया। गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1 लाख से अधिक है। इस समय वर्तमान में 1 लाख से श्लोक ज़्यादा है, इसलिए इसे सप्त सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत 18 पर्वों आदि सभावन इत्यादि में विभाजित किया गया है। इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि का पता चलता है। इसी प्रकार से हमारे पुराण आते हैं। पुराणों में हमने देखा प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा थे माने जाते हैं, जिसमें 18 पुराण और वो 18 में जिनमें से विष्णु, मत्स्य, वायु, ब्राह्मण तथा भागवत पुराण सर्वसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पुराण है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे पुराना प्रमाण मत्स्य पुराण को जाना जाता है, जिसमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है ब्राह्मणेतर कहा जाता है बौद्ध साहित्य प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का स्रोत है। यह पाली भाषा में लिखा गया। जिसमें सर्वप्रमुख त्रिपिटक आते हैं। इसमें 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक 3 पिटक आ गए इसमें, सुत्त पिटक, विनय पिटक और जातक कथाएं और कथाएं। सुत्त पिटक जिसमें सबसे बड़ा है और सर्वोच्च पिटक है। इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को, संवादों को संकलित किया गया है। जो बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत हैं उनको संकलित किया गया। विनय पिटक में नियम आए, बुद्ध के नियम, स्थापना संघ के नियम आ गए और अभिधम्म पिटक में बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसके बाद आती है जातक कथाएं। जातक कथाओं में हमने देखा खुद्दक निकाय इसमें सबसे महत्वपूर्ण निकाय है। इसके बाद आता मिलिंद पन्नो नागसेन द्वारा रचित ग्रंथ है। यह हिंद यवन शासक मिनांडर के वार्तालाप के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। तो किसके? मिलिंद पन्नो में मिनांडर के जो हिंद यवन शासक थे मिनांडर, उसके वार्तालाप की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से ललित विस्तार और दिव्य वादान आदि ऐसे 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं जिसमें बुद्ध का वर्णन देवता के रूप में किया गया है। इसी प्रकार से हमने देखा कथा वस्तु, जो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें बुद्ध का जीवन चरित्र लिखा हुआ है। तो कथा वस्तु में बुद्ध के जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद जैन साहित्य आते हैं। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में हुई थी। इनका जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गुजरात के वल्लभी में किया गया। तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। इनके ग्रंथों को प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में किया गया है ना, और इनका जो संकलन रूप वह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गुजरात के वल्लभी में किया गया। जैन ग्रंथों को परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, अचरांग सूत्र, भागवती सूत्र, कल्प सूत्र, कलिका पुराण आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ही प्राप्त होता है। जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमको कल्पसूत्र से मिलती है, जो भद्रबाहु का है। इसके बाद आता है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन, प्रारंभिक और उत्तरकाशी घटनाओं की जानकारी मिलती है परिशिष्ट पर्वन से, जो भद्रबाहु चरित्र का है। भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन उपदेशों का वर्णन मिलता है।
भगवती सूत्र से। इसी प्रकार से लौकिक साहित्य आते हैं। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, दो अर्थ साहित्य जो राजतरंगिणी का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जो कौटिल्य द्वारा रचा गया है। इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हम आपको सारणी देंगे। इस सारणी से आप सभी की रचनाएं याद कर सकते हैं और रचनाकार जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, वाल्मीकि की रामायण 5वीं शताब्दी, महाभारत वेद व्यास की 4ठी शताब्दी में, अर्थशास्त्र चाणक्य मौर्यकाल, इंडिका मैगस्थनीज मौर्यकाल, पंचतंत्र विष्णु शर्मा मौर्योत्तर काल, महाभाष्य पतंजलि मौर्योत्तर काल, बुद्ध चरिता अश्वघोष कुषाण काल, विभाषा शास्त्र वसुमित्र कुषाण काल, कामसूत्र वात्स्यायन गुप्त काल, कुमार संभवम कालिदास गुप्त काल, कुमार संभवन कालिदास ये गुप्त काल, और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है, ये भी गुप्त काल की है। कुछ और भी विक्रमोर्वशीय कालिदास की है गुप्तकाली, मेघदूत कालिदास की गुप्तकाल की है, रघुवंशम कालिदास की है गुप्तकाल, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है गुप्तकाल के समय, नाट्यशास्त्र भरत मुनि की है गुप्तकाल, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मत्स्यकटिकम शूद्रक की है गुप्तकाल, बृहद संहिता 12 मेर की गुप्तकाल, 10 कुमार चरितम दंडी की है 7वीं शताब्दी में, हर्षचरित वाणभट्ट की है 7वीं में, कादम्बरी वाणभट्ट की है 7वीं में, वासवदत्त सुबंधु की है 7वीं शताब्दी में, नागानंद हर्षवर्धन की है 7वीं शताब्दी में, रत्नावली हर्षवर्धन की है 7वीं, प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की है 7वीं शताब्दी में, काव्य मीमांसा राजशेखर की 10वीं शताब्दी में, गीत गोविंद जयदेव की है 12वीं शताब्दी की है, पृथ्वीराज रासु चंद्रवरदाय की है 12वीं शताब्दी, और अंत में आती है राजतरंगिणी जो कल्लड़ की है, ये भी 12वीं शताब्दी की है। तो ये कुछ रचनाकार थे और जिनकी रचनाएं थी किस सन में थी आप सभी याद कर लीजिएगा इनको भी। इसके बाद आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री में यूनानी लेखक आते हैं, हेरोडोटस, टीशियस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इसके बाद आते हैं मेगस्थनीज, आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इन्होंने अपनी रचना इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विस्तार की जानकारी का वर्णन किया। शैल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। डायमेकस आता है, बिंदुसार के दरबार में आता है, जो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डायनोसियस भी बिंदुसार के दरबार में आने वाले पहले मिशन नरेश। टॉलमी फिलाडेल्फियस का राजदूत था। और इसके बाद प्लिनी आते हैं जो प्रथम शताब्दी में। लैटिन भाषा में इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। किसने? प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी लैटिन भाषा में। इसके बाद टॉलमी आते हैं कि इनकी पुस्तक है जियोग्राफी, दूसरी शताब्दी में लिखी है इन्होंने, लगभग 150 ईस्वी में। कि भारत के भूगोल से संबंधित है ये। भारत की अधिकांश नदियों का उल्लेख भी टॉलमी ने अपनी पुस्तक जियोग्राफी में किया। इसके बाद आती है कॉस्मोस। ये इंडकम प्लेस्टस यूरोपीय यात्री 535 ईस्वी में भारत आया था। इसकी पुस्तक है जो कॉस्मोस। इसके बाद चीनी यात्री आते हैं, फायान, शुंगयुन और हेनशांग। फायान आते हैं 399 से 414 ईस्वी तक। यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आते हैं और इन्होंने यात्रा की। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। यह 15 वर्षों तक भारत में रहा। इसने अपनी पुस्तक फोक्यूकी में मध्य देश का उल्लेख किया है। इन्होंने कहा कि फोक्यूकी में तत्कालीन भारत के सामाजिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा बौद्ध धर्म की स्थिति का वर्णन किया गया है। जैसे हमने कहा मध्य देश का इन्होंने अध्ययन किया। मध्य देश में जब ये पहुँचे तो उन्होंने मध्य देश की प्रजा को बहुत ही सुखद प्रजा बताया है ना। इसके बाद आता है शुंगयुन।
शुंगन आते हैं 512 से लेकर 513, एक ही वर्ष रहते हैं 513। ये 6ठी शताब्दी भारत आया है, भारत में 3 वर्ष तक रहा। इसने 170 ग्रंथों का संकलन किया। शुंगन के शासनकाल चीन की साम्राज्य के ह्वेनसांग नामक बौद्ध विद्वान को बौद्ध ग्रंथों का संकलन हेतु भारत भेजा गया था। तो इसके बाद आते हैं हेनसांग आते हैं हमारे 629 से लेकर 645 वर्ष तक। 16 वर्ष तक शासन भारत में रहे। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। इनकी पुस्तक थी सीयू की। इन्होंने उस पुस्तक में सामाजिक धार्मिक स्थिति का वर्णन किया है जो हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। हेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसके बाद अरब यात्री आते हैं। अरब यात्रियों में प्रमुख थे सुलेमान, अल-मसूदी, अल-बरूनी, इब्न बतूता। तो सुलेमान जो आते हैं 851 ईस्वी में आते हैं, 9वीं सदी के मध्य भारत में आते हैं। इसमें पाल और प्रतिहार राजाओं के समकालीन आते हैं। इसके बाद अल-मसूदी 10वीं सदी में आते हैं, में भारत आए। इसने राष्ट्रकूट राजाओं का विवरण किया है। इसके बाद आते हैं अल-बरूनी 1018 ईस्वी से लेकर 1819 के अंतर्गत या 11वीं शताब्दी के मध्य महमूद गजनवी के शासनकाल में आते हैं। तो महमूद गजनवी के शासनकाल में आते हैं। इसके बाद अल-बरूनी 1018 से 19 11वीं शताब्दी के समकालीन आते हैं। इनकी पुस्तक थी किताबुल हिंद और तहकीक हिंद, जिसमें भारत की खोज भारतीय इतिहासकारों के लिए अध्ययन का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम अनुवाद जर्मन भाषा में एडवर्ड सी सखाउ द्वारा किया गया। इसके पश्चात इसका अंग्रेजी अनुवाद सांची ही ने 1888 में किया। इसके बाद इब्न बतूता आते हैं और ये अंतिम अरब यात्री होते हैं। इब्न बतूता 1833 ईस्वी में सुल्तान महमूद तुगलक के काल में आते हैं, भारत आया। इसके द्वारा अरबी भाषा में रचित पुस्तक यात्रा विवरण रहेला के नाम से प्रसिद्ध है। जो इनकी पुस्तक है वो रहेला के नाम से प्रसिद्ध है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया तथा चीन में उसे अपने राजदूत के रूप में भी भेजा। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। ये लेक्चर हमारा प्राचीन इतिहास के स्रोत 2 पार्ट में हैं। आप दोनों पार्ट को देख लीजिए और आज का लेक्चर भी पढ़कर बताइएगा। आप सभी को अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।